तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मुगल काल, हमने मुगल काल में आपको अकबर को पढ़ा दिया था। अकबर के बाद से उनके पुत्र हुमायूं शासन किए, आज हम उनको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम मुगल काल। मुगल काल हम आपको बताए थे कि 1526 जब पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध बाबर के साथ, बाबर और इब्राहिम के साथ, उस समय से लेकर 1857 तक हमारा मुगल काल रहा। बीच में सूरी वंश सिर्फ 15 वर्ष रहे थे। मैंने आपको बताया कि टोटल जोड़ेंगे तो 331 होगा, लेकिन 15 वर्ष तक सूर्य वंश का शासन रहा, तो हम इसे निकाल देंगे तो इसका मतलब 316 वर्षों तक मुगल काल का शासन रहा दिल्ली आगरा पे। ठीक है, तो देखिए ये भारतवर्ष का केंद्र था और जिस व्यक्ति का दिल्ली और आगरा पे शासन रहता था वो लगभग पूरे भारत पे शासन करता था। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने आपको बाबर का शासन काल बताया, अब हम हुमायूं को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हुमायूं। देखिए हुमायूं का शासन काल रहा 1530 से लेकर 1540 तक। बीच में क्या हुआ कि ये एक युद्ध हारे जो कि इनको शेर शाह सूरी ने हराया और सूर्य वंश का स्थापना किया, और जो सूरी वंश का स्थापना हुआ वो 15 साल तक चला। तो बीच में ये 15 साल अपने सत्ता से दूर रहे। तो इन्होंने 1530 में बाबर के मृत्यु के बाद इन्होंने शासन को संभाला और 40 तक रहे। 40 में युद्ध हार गए। ठीक है हुमायूं, तो फिर इन्होंने 1555 में फिर सूरी वंश के शासकों पे हमला करके और 1555 में दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया और 1556 तक ये जीवित रहे। ठीक है, तो इन्होंने शासन किया। आइए आगे समझते हैं। देखिए हुमायूं जो थे वो अकबर के पुत्र थे। ठीक है, देखिए हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, और हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन नाम था उनका। नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं। और इनका जन्म कब हुआ था तो हम आपको बताते हैं कि हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में और काबुल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका जन्म काबुल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हुमायूं जो थे उनके हुमायूं नाम का मतलब था भाग्यशाली। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं था और इनका जन्म हुआ 1508 में काबुल में जन्म हुआ। देखिए इनका राज्याभिषेक हुआ था जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। तो इनका जो अभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक इनका जो हुआ था वो हुआ था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1560 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद से जब ये 23 वर्ष के हो चुके थे, तब इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ 1530 में, और इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, आगरा में। ठीक है, ये उस समय 23 वर्ष के थे। ठीक है, देखिए और इनका किस तिथि को इनका वो राज्याभिषेक हुआ था, किस डेट हुआ था, 30 दिसंबर को हुआ था। अब आप बोलोगे कि जो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर को हुई थी और 30 दिसंबर को भी क्या हुआ कि 30 दिसंबर को ये हुआ कि इनका राज्याभिषेक हुआ। इसका मतलब कि ये 4 दिन गैप क्यों? क्योंकि कहा जाता है भारत में कि अगर कोई राजा है, ये नियम है लगभग सारे राज्य के राजाओं का नियम है कि सिंहासन को खाली नहीं रखना चाहिए। जो सिंहासन है, ठीक है, उसको कभी खाली नहीं रखा जाता था। जैसे हमने कहा कि हुमायूं मर गया, तो हुमायूं के मरने के बाद ही तुरंत बाद ही किसी नए राजा का नियुक्ति कर दी जाती थी, क्योंकि अगर सिंहासन खाली है तो उस राज्य को कमजोर समझा जाता था। ठीक है, इसीलिए दुश्मन देश के लोग या दुश्मन हमला ना करे और दुश्मन इसका फायदा ना उठाए कि इस सत्ता को, इस शासन को कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता था कि
कि अगर कोई राजा मर गया तो तुरंत बाद उसके बड़े लड़के को क्या किया जाता था, राज्याभिषेक करके राजा बना दिया जाता था, यानी सिंहासन को खाली नहीं रखा जाता था। अभी भी कई ऐसे मठ हैं, भारतीय मठ हैं, जो कि नियम है अगर मठाधीश की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है भैया, तो मृत्यु के तुरंत बाद से उनका मठ के जो मठाधीश की मृत्यु हो गई है तो किसी नए व्यक्ति को मठाधीश बना के और उस सिंहासन पर बैठाया जाता है। मठ के जो मठाधीश है उनके सिंहासन को खाली नहीं रखा जाता था, ठीक है, नहीं रखा जाता है अभी भी। ये वैसे सेम था कि क्या होता था कि कोई भी राजा मर गया तो सिंहासन को खाली नहीं रखा जाता था, तुरंत मरने के बाद उनके बेटे को निर्णय लिया जाता था मंत्रियों में, ठीक है, और मंत्रियों का निर्णय के बाद से राजा बना दिया जाता था। अब देखिए निर्णय क्या लेना था, वही निश्चित था भाई कि जो राजा है उसका बड़ा बेटा ही, लगभग सब जगह यही था कि उसका बड़ा बेटा ही क्या होगा, राजा बनेगा, तो राजा बना दिया जाता था, ठीक है। वैसे ही जब इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ 26 दिसंबर को, तो आप बोलोगे 26 दिसंबर को मृत्यु हुआ तो इसका मतलब 4 दिन जो सिंहासन था वो खाली था। खाली इसलिए था भैया कि उसमें विवाद चल रही थी। विवाद क्या था, ये जाहिर सी बात है कि बाबर के लड़के हुमायूं थे और हुमायूं को भी नियमानुसार राजा बनना चाहिए, लेकिन विवाद क्या था, विवाद ये था कि कुछ आला औहदेदार थे और कुछ पूंजीपति लोग थे उसमें जो चाहते थे कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, जिसका नाम था मेहंदी, ठीक है, मेहंदी ख्वाजा। ये मेहंदी ख्वाजा कौन था, तो मेहंदी ख्वाजा ने बाबर 20 वर्ष ठीक है क्या किया, सेवा की। 20 वर्षों तक इसने क्या किया, सेवा किया। नोट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। सभी लोग चाहते थे, सभी लोग नहीं, कुछ आला औहदेदार थे और कुछ पूंजीपति लोग थे, वो चाहते थे कि इसने ईमानदारी से मेहंदी ख्वाजा ने बाबर का सेवा किया है 20 वर्ष तक, तो क्या किया जाए, इन्हीं को राजा बनाया जाए। जैसे आप देखे होंगे मठ पे कि जो मठाधीश का पुराना सेवक और विश्वास पात्र होता है उसी को अगला मठाधीश बनाया जाता है। तो इनका मत यही था कि इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से मुगल शासक का सेवा किया, बाबर का सेवा किया, तो इन्हीं को राजा बनाया जाए। लेकिन मेहंदी ख्वाजा जो थे वो बहुत ही ईमानदार थे, उन्होंने कहा नहीं, नियमानुसार हुमायूं को ही राजा होना चाहिए और हुमायूं ही राजा बनेंगे। तो फिर 4 दिन तक यही विवाद चला। चौथा दिन जो 26 दिसंबर को उनका मृत्यु हुआ बाबर का, और उसके बाद से 30 दिसंबर को क्या हुआ कि ये निर्णय लिया गया, मेहंदी ख्वाजा खुद बोल दिए कि हमें राजा नहीं बनना, नियमानुसार हुमायूं को राजा बनाया जाए। तो हुमायूं को 30 दिसंबर को 1530 में आगरा में उनको राज्याभिषेक किया गया उनका, और 23 वर्ष की अवस्था में उनके राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो ये एक युद्ध लगा 1531, ठीक है। देखिए जब हम आपको बताएं कि इनका जो विवाद चल रहा था, तो विवाद के बाद से इन्हें राजा बना दिया गया स्वतंत्र को। तो जब ये राजा बने तो राजा बनने के बाद इनके राज्यकाल में कई समस्या रहा, ये संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा। तो क्या क्या संघर्ष आए इनके जीवन में, मैं आपको बता रहा हूँ। जो इनके पिता थे, पिता क्या थे भैया, तो पिता गांधी थे, जिनको कलंदर कहा गया। बाबर को क्या कहा गया, जो पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, उस समय इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि क्यों की दी गई थी, तो कलंदर का मतलब होता है दानी, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम करे। तो बाबर जो 1526 में युद्ध लड़ा तो पूरा राजकोष को खोल दिया। राजकोष को खोलने के बाद से उसने शाहरुख नाम की चांदी के सिक्के भी बंटवाए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि राजकोष को खाली कर दिया था, ठीक है, इतना दान दे दिया था कि। तो सबसे पहली बात कि इनके सिस्टम में या इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल कंडीशन की, वित्तीय चीज़ की बहुत ज़्यादा इनकी दिक्कत थी। दूसरी चीज़ थी कि ये दिल्ली और आगरा इनके कब्जे में था, जो कि भारतवर्ष का क्या है, केंद्र है, पूरे भारत का ये केंद्र है, ठीक है। भारतवर्ष का उस समय पूरा भारतवर्ष था, तो भारतवर्ष का केंद्र था। और देखिए किसी भी शासक का अगर केंद्र पे सत्ता है, कोई भी शासक का अगर नियंत्रण केंद्र पे है, तो बाकी चीज़ें तो आसानी से हो जाती हैं। तो जितने भी उस समय छोटे बड़े राजा थे उन सबका नजर कहाँ था, केंद्र पे, दिल्ली पर अटका हुआ था। सभी लोग चाहते थे केंद्र को, यानी दिल्ली और आगरा पे कब्जा करना, जिसमें एक नया में उभर कर आ रहे थे शेरशाह सूरी, ठीक है, जिनका नाम था शेर खां, ठीक है। तो ऐसे और तमाम जो छोटे बड़े प्रांतों के राजा थे उन सबकी निगाहें टिकी हुई थी।
एक सबसे बड़ी समस्या होती। दूसरी बात, वो लोग अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए थे, अपने को मजबूत करने में लगे हुए थे, ठीक है, कि अपने सत्ता को विस्तार करने में लगे हुए थे कि ये क्या करें कि दिल्ली को प्राप्त करें। और दूसरी बात कि जो हुमायूं थे, एक चीज़ से ये परेशान थे, दूसरी चीज़ से कि इनके पास भाई फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम बहुत था ना, पैसे नहीं थे, राजकोष खाली था, तो ये अपने सैनिकों का विस्तार कैसे करें, हथियारों का विस्तार कैसे करें, तो इनका नहीं हो पा रहा था। तो एक चीज़ की दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या किया कि और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर ने हुमायूं को राजा तो घोषित कर दिया और हुमायूं राजा बन तो गए, लेकिन उसने कहा था कि ईमानदारी पूर्वक मेरे जो सत्ता है, ठीक है, मेरी जो संपत्ति है उसमें ईमानदारी पूर्वक तुम अपने भाइयों में समान बंटवारा करोगे। और इनके 4 भाई थे और इन्होंने चारों भाई में समान बंटवारा किया। अगर ये बंटवारा नहीं किए होते तो दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब ये इन्होंने अपने भाइयों के साथ बंटवारा किया तो देखिए, जब बंटवारा हो गया तो कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग टिक जाते हैं, तो वही हुआ इनके साथ भी। कुछ भाई इनके बदल गए, कुछ इनके साथ थे। तो अगर ये इनके सारे भाई इनके साथ हुए होते तो कोई दिक्कत नहीं आया होता, लेकिन जब इन्होंने सत्ता का बंटवारा कर दिया, बराबर बराबर अपने भाइयों में बांट दिया। दूसरी चीज़ की बाबर ने राजकोष को खाली कर दिया था। और तीसरी चीज़ समस्या इनकी ये थी कि जो जितने भी छोटे बड़े प्रांत के राजा थे उन सभी की निगाहों कहाँ की हुई थी, दिल्ली और आगरा पे की हुई थी। दूसरी बात, अब देखिए, जब इन्होंने ये राजा बने तो सबसे पहले ये 1531 में कलिंजर का युद्ध, ठीक है, कलिंजर, ठीक है, कलिंजर का युद्ध इन्होंने किया। तो इन्होंने इन्होंने कलिंजर का युद्ध किया 1531 में और प्रतापरुद्रदेव को क्या किया, हरा दिया, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने एक और युद्ध किया 1532 में। देखिए, राजा का मतलब ही होता था कि भाई युद्ध करना, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताया कि इन्होंने सबसे पहले पहला युद्ध इन्होंने अपने जीवन पहला युद्ध किया कलिंजर का। और एक और बात, जब ये राजा बने, हुमायूं राजा बने, उसके पहले ये क्या थे, इन्हें शासन के बारे में बहुत कुछ पता था, क्योंकि जब बाबर था तो बाबर के समय ये भी एक औहदेदार, बाबर का जब सत्ता चल रहा था तो ये भी उनके दरबारियों में एक औहदेदार थे। जब बाबर की मृत्यु हुई तब इन्होंने राजपाट संभाला, तो इनको बहुत कुछ पता था शासन के बारे में, ठीक है। तो ये जब कलिंजर का युद्ध किया, उसके बाद से एक 1532 में देहरिया का युद्ध, ठीक है। अब देखिए, ये जब देहरिया का युद्ध किया तो उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें महमूद लोदी को हराया, ठीक है, महमूद। अब आप कहेंगे महमूद लोदी कौन था, तो महमूद लोदी जो थे वह आपको याद होगा कि बाबर के साथ पानीपत में जो 1526 में युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ। तो ये इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी थे, ठीक है। महमूद लोदी ने आक्रमण किया देहरिया के युद्ध में। तो 1532 में इन्होंने क्या किया, हुमायूं के साथ युद्ध किया और उसके बाद से हुमायूं ने इन्हें क्या किया, हरा दिया, ठीक है। अब देखिए, यही 1532 में एक चुनार का आक्रमण, चुनार का आक्रमण। अब आप कहेंगे भैया ये चुनार का आक्रमण क्या है, तो देखिए, ये चुनार का आक्रमण एक दुर्ग के लिए हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और प्लस हुमायूं और शेर खान। एक शेर खान नाम का व्यक्ति, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। शेर खान, देखिए, मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगल काल ही रहा, जब मंगल पांडे वाला जन आंदोलन चला था उस समय, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो उस समय लास्ट इनके शासक में रहे बहादुर शाह जफरी, ठीक है, मुगल काल के लास्ट शासक रहे उस समय तक। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताया कि इनको जोड़ा जाए तो 331 वर्ष हो रहा है, लेकिन 15 वर्ष बीच में सूर्य वंश का शासन रहा। तो सूर्य वंश के संस्थापक यही शेर खान था। अब यह देखिए क्या हुआ, ये चुनार का आक्रमण किए, जब देहरिया का आक्रमण महमूद लोदी को हरा दिया हुमायूं ने, तो फिर चुनार का आक्रमण किया। जब चुनार का आक्रमण किया गया तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, ठीक है। तो शेर खां क्या था, शेर खां एक सामान्य व्यक्ति था, ठीक है,
उसके पिता किसी किलेदार के यहाँ काम करते थे, ठीक है। तो इन्हें इसने क्या किया, इसके अंदर ये हौसला था, ये एक योग्य शासक भी था, ये नीतिपूर्ण व्यक्ति था, ठीक है, और बहुत चालाक व्यक्ति था। ये क्या कर रहा था, अपने आप को मजबूत करने के लिए जितनी मजबूत विधवा औरतें थी, पूंजीपति विधवा औरतें, जैसे एक लॉर्ड व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड मालिका, ठीक है, लॉर्ड मालिका थी। उनके पति जो थे वो दुर्ग के मालिक थे, ठीक है, एक लंबे क्षेत्र के मालिक थे, ठीक है। तो उनके पति की मृत्यु हो गई। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो शेर खान ने उस लॉर्ड मालिका के सामने प्रस्ताव रखा, उन्हें प्रपोज किया कि भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी कर लिया। तो उन्होंने लॉर्ड मालिका सोची कि भाई हमें भी पति की ज़रूरत है, तो लॉर्ड मालिका ने इनसे शादी कर लिया। और इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड मलिका का जो दुर्ग था और उनकी जो पावर थी, उनकी जो पैसा था, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे इन्होंने 12 से 15 शादियाँ किए थे, ये सिर्फ पैसे के लिए। इनका मेन उद्देश्य क्या था, विधवा औरतों से शादी करने का मेन उद्देश्य था पैसा, अपने आप को मजबूत करना, और पैसे से ये सैनिक इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, पावर, अपने आप को पावर मिलाना। तो ऐसे इन्होंने 10, 12 या 15 विधवा औरतों से शादी किया था, ठीक है। और ये अपने आप को मजबूत कर रहे थे। क्यों मजबूत कर रहे थे, क्योंकि इन्हें दिल्ली और आगरा चाहिए था। तो सबसे पहले तो उन्होंने चुनार का आक्रमण में क्या किया, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ, और जो इसकी समझौता हुई, इस आक्रमण का जो समझौता, ठीक है, ये आक्रमण का जो समझौता हुआ 4 माह बाद, ठीक है, 4 माह तक ये अटका हुआ था। तो 4 माह बाद इसकी समझौता, ठीक है। अब देखिए हम आगे जानते हैं, हमने आपको ये लाइन, तो हम आपको बता दिए थे कि जो ये चुनार का आक्रमण हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच, उसके बाद से 4 माह बाद ये समझौता हो गया। तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि 1532 में इन्होंने चुनार का युद्ध किया, ठीक है, चुनार का आक्रमण किया, उसके बाद देहरिया का आक्रमण किया। तो इनके जो महमूद लोधी थे, ये भी इनके दुश्मनों में से एक बड़े ही दुश्मन थे। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, आगे मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है। तो अब हम आगे बताते हैं आपको, हम आपको बता दिए चुनार का युद्ध। अब हम आपको बताएंगे कि जो हुमायूं था, हुमायूं एक ज्योतिषी पे बहुत विश्वास करता था, ठीक है। ज्योतिष विद्या जो होती है, ज्योतिष विद्या जो होती है, उस पर विश्वास करता था, और उसे इस तरह की बुकें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। ये 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, ठीक है, अलग अलग, ये अलग अलग कपड़े पहनता था, ठीक है, अलग अलग कपड़े पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ठीक है। तो इसे ज्योतिषी पे बहुत विश्वास था, ज्योतिषी विद्या, इसे उस तरह के बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग, हर दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। दूसरी बात, जब ये चुनार का हमला किया, ठीक है, उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि ये थोड़ा सोचे कि अब हम तो राजा हैं, थोड़ा आराम कर लें। तो ये क्या करने लगे, अपने जीवन को ऐसो आराम में बिताने लगे, और इस बात का चिंता छोड़ दिया कि जो इनके अगल बगल के छोटे बड़े प्रांत के राजा हैं, वो इनके दुश्मन बने बैठे हुए हैं, इन पे मौका मिलते ही चढ़ बैठने को बैठे हैं। लेकिन इस बात का चिंता छोड़ के अब इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसो आराम की जिंदगी बिताने लगे, और ये सोचे कि कुछ दिन हम आराम से जीते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि 1533 में, ठीक है, एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम क्या था, तो उस नगर का नाम था दीनपनाह नगर, ठीक है, दीनपनाह नगर, ये दीनपनाह नगर की स्थापना किया, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने अपने जीवन को ऐसो आराम रूप से बिताने लगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, इन्होंने 1539 में क्या किया, 1539 में ये इन्हें पता चला कि बंगाल पे कोई कब्जा कर लिया है। तो ये 1539 में क्या किए कि ये बंगाल को आजाद करने के लिए चल पड़े, ठीक है। इन्होंने 1539 में बंगाल को जीत लिया, ठीक है,
बंगाल को जीते, इसके बीच में यानी 1533 से 39 तक इन्होंने अपने जीवन को ऐशो आराम रूप से बिताया। अब देखिए ये 1539 से जो है बंगाल को आजाद कर लिए और बंगाल को जीतने के बाद ये बंगाल का एक नया नाम रखे, और बंगाल का नया नाम क्या रखे मैं आपको बताता हूँ, जनतावाद नाम रखें। ठीक है, ये जनतावाद नाम रखें बंगाल का। ठीक है, उसके बाद से जब ये बंगाल को जीतने गए थे तो हम आपको बताते हैं स्पष्ट रूप से कि पहले के जो राजा महाराजा लोग थे किसी चीज की कमी तो थी नहीं, पैसा अपूर्ण रूप से भरा हुआ था, उसके बाद से सेवक भी थे, मजदूर थे, हर तरह के लोग थे, तो उन्हें ऐशो आराम से कहीं जिंदगी मिलती थी और वो अपने साथ युद्ध पे जाते थे या कहीं जाते थे तो वहां खेमे लेकर जाते थे, जैसे तंबू लगाया जाता था तो तंबू लगाया जाता था उसे खेमा बोला जाता था, तो ये अपने साथ खेमे को लेकर जाते थे। तो जब ये बंगाल को जीतने गए थे तो अपने साथ, और एक और बात जितने भी मुगल शासक रहे हैं, ठीक है, तो हरम रखते थे। हरम क्या होता था? हरम एक जगह होती थी, एक महल होता था, उसमें सिर्फ महिलाएं रहती थी, बस राजा को छोड़ के किसी भी पुरुष का एंट्री नहीं था उसमें, सिर्फ राजा ही जा सकता था उसमें, उसे हरम बोला जाता था। हरम में राजा अपने रानियों को रखते थे, अपने दासियों को रखते थे। तो राजा कैसे रानियों को रखते थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि राजा को अगर युद्ध पे गए या कहीं गए शिकार उकार पे और कोई लड़की को देखे और लड़की उनको पसंद आ गई तो उठा लाते थे और उसे अपने हरम में रखते थे। ठीक है, तो ऐसे सैकड़ों रानियां थी उनकी, लेकिन हर राजा अपने मुख्य रानियों को रखते थे। और मुगल काल में जो मुख्य रानियां थी उन्हें क्या उन्हें जो होता है मुख्य बेगम कहा जाता था। ठीक है, तो अब देखिए बादशाही बेगम कहा जाता था या आप कह सकती हैं बादशाही बेगम ही कह सकते थे। ठीक है, शाही बेगम, बादशाही बेगम बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए या बेगमे खास बोला जाता था। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि 1539 में जो बंगाल को ये जीतने गए थे, तो बंगाल को जीतने के लिए जब ये चले गए तो हुआ क्या कि अपने साथ तमाम रानियों को, ठीक है, अपने सैकड़ों रानियों को लेकर गए थे, अपने सैनिकों को लेकर गए थे और ऐशो आराम की जिंदगी बिताने गए थे। तो ये जब वहां से गए दिल्ली छोड़ के गए, तो दिल्ली को छोड़ के गए तो किसके भरोसे छोड़ के गए, तो मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली 1939 में बंगाल को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद से जनवाद का नाम दिया इन्होंने। ठीक है, जनतावाद का नाम दिया, ये जनवाद नहीं है, जनतावाद है, जनतावाद। ठीक है, इन्होंने जनतावाद का नाम दिया। ठीक है, तो जब जनतावाद का नाम दिया तो इन्होंने दिल्ली को, आखिर दिल्ली को किसके भरोसे छोड़ के गए थे, तो देखिए इन्होंने सिख, ठीक है, शेख बहलोल को, ठीक है, बहलोल के भरोसे ये दिल्ली को छोड़ के गए थे। ठीक है, जब ये शेख बहलोल के भरोसे दिल्ली को छोड़ के गए थे या शेख बहलोल के नियंत्रण में दिल्ली को छोड़कर गए थे, दिल्ली का नियंत्रण था शेख बहलोल का और शेख बहलोल दिल्ली का शासन को संभाल रहे थे। अब शेख बहलोल कौन थे, तो हुमायूं के विश्वासपात्र व्यक्ति थे। ठीक है, तो शेख बहलोल के भरोसे था। ठीक है, जब शेख बहलोल के भरोसे दिल्ली का नियंत्रण था तो ये बात हुमायूं के भाई को पता चली, चचेरे भाई को, कि भाई हुमायूं महल में है नहीं। ठीक है, 14 महीने से बाहर है। और दूसरी बात ये पता चली कि जो शेख बहलोल है वो हुमायूं के भरोसे को फायदा उठा रहा है, जो राजकोष का धन है, वो जो कीमती वस्तुएं हैं वो निकाल के कहीं और भेजवा रहा है। इस बात का पता चला हुमायूं के चचेरे भाई को जब उसने शेख बहलोल के पास गया, राजकोष दिखाने को कहा, राजकोष दिखाया गया तो उसमें पता चली कि जो कीमती वस्तुएं थी वो गायब है। तो उसने क्या किया, हुमायूं के चचेरे भाई ने इस शेख बहलोल की मृत्यु कर दी, हत्या कर दिया। उसके बाद से जो दिल्ली का नियंत्रण था वो अपने कब्जे में ले लिया। तो जब ये बात पता चली कि शेख बहलोल की मृत्यु हुमायूं के भाई ने कर दिया है, तो हुमायूं को जब ये बात पता चली तो हुमायूं ने उसे माफ कर दिया। इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वो कहा कि चलो भाई मेरा छोटा ही भाई है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसने माफ कर दिया। ठीक है, जब 1539 में बंगाल को विजयी होने के बाद से जब ये वापस आ रहे थे तो ये बात शेर खां को पता चली। जब शेर खां को पता चली तो शेर खां सोचे कि ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा, तो शेर खां ने हुमायूं पे हमला करने के लिए चल पड़े। जब ये वापस आ रहे थे तो 1539 में किसके बीच चौसा का युद्ध हुआ, और किसके बीच हुआ, तो शेर खां और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, और इन चौसा के युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। कैसे विजयी हुआ, पहली बात कि उस समय
बारिश का मौसम था। पहली बात कि हुमायूं का तोफ चल नहीं पा रहा था, काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बारिश के मौसम में तोफ नहीं चलते हैं। दूसरी बात, सारा भीग गया था बारूद। दूसरी बात, उनके कई खेमे बर्बाद हो चुके थे। तो तीसरी बात, जो हुमायूं अपने साथ बहुत कम सैनिकों को लिए थे। तो जब शेर खां को देखे इन्होंने, शेर खां को हुमायूं जब देखा, तो शेर खां जब हमला करने गया तो हुमायूं वहां से भाग निकले, अपने बेगमों और बच्चों को छोड़ के वहीं वो भाग निकले। जब वो भाग गए तो शेर खां जो है, वह शेर खां, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 39 में चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, चौसा का युद्ध, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये युद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि भाई जब शेर खां आया तो हुमायूं देखकर भाग गए। जब हुमायूं देखकर भाग गए अपने बच्चों को छोड़ के, तो शेर खां अपने घोड़े से उतरा और जो हुमायूं की पत्नियां थी, रानियां थी, बेगमें थी, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद इनके एक वफादार व्यक्ति थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, उनका नाम था तोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्न में से भी एक थे। तो तोडरमल को ये काम सौंपा गया कि जितनी भी हुमायूं की बेगमें हैं उनको सेफली उनके पास पहुंचा दिया जाए, आगरा दिल्ली पहुंचा दिया जाए। तो क्या हुआ, आगरा पहुंचा दिया जाए तो क्या हुआ कि जो इनके किसके, शेर खां के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जो तोडरमल थे, उन्होंने सारी बेगमों को आगरा पहुंचा दिया हुमायूं के पास, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि चौसा के युद्ध में शेर खां युद्ध को जीत गए, ठीक है। उसके बाद से जीतने के बाद से शेर खां ने क्या किया, शेर खां ने शाह का उपाधि धारण किया, ठीक है। ये हुआ, ये चीजें हुई। उसके बाद से क्या हुआ कि जब शेर खां जीता तो ये शेर खां के जीवन का एक बहुत बड़ा सफलता था, ठीक है। और ये जो सफलता थी, तो कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को मेहनत पूर्वक करता है और सफल हो जाता है तो आंख से आंसू आ जाता है। तो उस समय शेर खां जब देखा कि इतने बड़े सल्तनत के जो बादशाह है हमें देखकर भाग गया, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए और खुशी के मारे रोने लगे, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि इन्होंने 1539 में जब इस जीत को देखा, जीत का जश्न मनाया, तो ये बहुत खुश हुए और इन्होंने एक और युद्ध को लड़ा। एक और जो युद्ध हुआ था 1540 में, उसको हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जो 1500 में, यहाँ लिखता हूं मैं, 1540 का कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज या बिलग्राम जो बिलग्राम का युद्ध हुआ, ठीक है, इसे कन्नौज या बिलग्राम दोनों कह सकते हैं। तो जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं को भारी हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। हुमायूं जो है वो हार गए, ठीक है। और हारने के बाद से वो आगरा का महल छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद ये वहां से छोड़ के भाग गए। और उस समय दिल्ली और आगरा पे किसका शासन हो गया, तो दिल्ली और आगरा पे शेर खां का शासन हो गया। और बाद में वो शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया, ठीक है। ये बाद में शेर शाह सूरी के नाम से शासन किया। और दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया भैया, जब दिल्ली पे बिलग्राम का युद्ध हुआ, उस बिलग्राम के युद्ध के बाद से हुमायूं को भागना पड़ा। जब हुमायूं हार गए तो उन्हें भागना पड़ा, किला को छोड़ के, महल को छोड़ के। तो शेर खां का वहां शासन हुआ। अब जब शेर खां का शासन हुआ तो फिर आगे देखते हैं, सुनिए, आगे मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जो शेर खां थे वो राजा बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। उसके बाद से जो हुमायूं थे, हुमायूं को तो भागना पड़ा महल छोड़ के। तो एक उमरकोट के राजा थे, ठीक है। उमरकोट का एक क्षत्रिय राजा थे, उनके घर जाके शरण लिए। और उसी में 1542 में, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ। किसके कोख से हुआ भैया, हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी,
हाजी बेगम वो थी जब हुमायूं ने, ये अकबर की माँ थी हाजी बेगम, जिन्हें हम हमीदा बानो बेगम के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बताएं कि जब ये हुमायूं भागा अपने बेगमों के साथ, तो उमरकोट के एक क्षत्रिय राजा के किले में, महल में शरण लिया, और वहां 1542 में अकबर का जन्म हुआ हाजी बेगम के कोख से। अब ये हाजी बेगम कौन था भैया? तो ये हुमायूं की बेगम थी, ठीक है, खास बेगम थी, ठीक है, बेगमें खास कह सकते हैं यहाँ। और इनकी शादी जो हुई थी हुमायूं की 1541 में मीर बाबा, ठीक है, मीर बाबा की पुत्री ये थी, मीर बाबा की पुत्री थी हाजी बेगम, और इन्हें हम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतिहास में या आप सिनेमा वगैरह देखेंगे, उसमें सीरीज वगैरह में, तो हमीदा बानो बेगम कहा जाता है, तो ये हाजी बेगम को ही कहा जाता है। और इनकी जो कब्र कौन बनवाया था, इनका मकबरा कौन बनवाया था? तो हाजी बेगम ही हुमायूं की मकबरा बनवाई थी मृत्यु के बाद। तो हमने आपको क्या बताया कि जब ये महल छोड़ के गए, तो उमरकोट के एक राजा, जो उमरकोट अभी पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय वहां गए, वहां शरण लिया। उसके बाद से अकबर की जो पत्नी थी बेगम खास, उनकी कोख से एक लड़के का जन्म हुआ जिनका नाम अकबर रखा गया, ठीक है। अब जब अकबर रखा गया तो हाजी बेगम, अब हाजी बेगम कौन थी? तो भैया 1541 में इनकी शादी हुई हुमायूं की, और उसमें 1541 में शादी हुई हाजी बेगम से, और उस हाजी बेगम की कोख से इनका जन्म हुआ। अब आइए, अब जानते हैं, मीर बाबा की वो लड़की थी, मीर बाबा की पुत्री से हाजी बेगम की शादी हुई, ठीक है। अब हुमायूं क्या थे? अब तो हुमायूं हार चुके थे। अब दिल्ली और आगरा किसके कब्जे में था? तो सूर्य वंश के जो शासक थे, सूर्य वंश के, जिनका नाम क्या था? शेरशाह सूरी, शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से शासन किए, तो अब उनका कब्जा था। अब ये बदले के आग में जल रहे थे हुमायूं, ठीक है, बदला लेना चाहते थे। तो बदले के लिए इनको सैनिकों की जरूरत थी, हथियारों की जरूरत थी, जो कि इनके पास नहीं था। तो ये धीरे धीरे क्या करने लगे कि हथियारों और सैनिकों को इकट्ठा करने लगे, अपने आप को मजबूत करने लगे, ठीक है। जब ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया, तो ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 1555 में जब ये मजबूत हो गए, तो ये क्या किए कि एक युद्ध लड़ा, ठीक है। 1555 की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा, और दूसरा युद्ध लड़ा ये सरहिंद, ठीक है, सरहिंद का युद्ध लड़ा। पहली बात कि चौक खत्म हो गया, एक मिनट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये बदले की आग में जल रहे थे। उसके बाद से इन्होंने अपने आप को ताकतफुल बनाया। ताकतपूर्ण होने के बाद से इन्होंने क्या किया, 1555 में एक युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा, और दूसरा युद्ध लड़ा सरहिंद। अब मच्छीवाड़ा युद्ध में क्या हुआ, देखिए, मच्छीवाड़ा जो युद्ध हुआ वो हुमायूं प्लस इनके जो खास व्यक्ति थे, जो इनके विश्वास पात्र व्यक्ति थे, सेनापति थे, उनका नाम था बैरम खां। अब ये बैरम खां कौन था? बैरम खान ये बहुत योग्य व्यक्ति थे, और वो युद्ध के बारे में बहुत कुशल व्यक्ति थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे, और बहुत क्रूर व्यक्ति थे, सख्त व्यक्ति थे, ठीक है। अब देखिए, बैरम खान के मिलने से ये हुमायूं दोहरा मजबूत हो गए थे, ठीक है। अब बैरम खान का हुमायूं के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बैरम खान कर रहे थे, और बैरम खान एक योग्य व्यक्ति थे, ठीक है, युद्ध के मामले में। अब देखिए, बैरम खान और हुमायूं की जो लड़ाई हुई, किससे हुई, युद्ध किससे हुई? तो देखिए, उस समय जब ये 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध किया, तो उस समय सूर्य वंश का शासन चल रहा था, दिल्ली और आगरा पे उनके कब्जे में था। तो सूर्य वंश के जो सिकंदर सूरी थे, जो कि सूर्य वंश के तीसरे राजा थे, और 3 ही राजा रहे सूर्य वंश में। तो जो सूर्य वंश के तीसरे राजा थे, ये लगभग अयोग्य व्यक्ति थे, ठीक है, इन्हें शासन संचालन करने उतने अच्छे से नहीं आता था। तो इन्होंने क्या किया, ये थे उस समय, तो इन पे इन्होंने हमला किया। लेकिन ये सिकंदर सूरी युद्ध में ना आकर के अपने सेनापति को भेजा,
ठीक है, सेनापति को युद्ध में भेजा। अब जब सेनापति को युद्ध में भेजा तो क्या हुआ, इसमें मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं बैरम खान के सामने सिकंदर सूरी के कौन थे, सेनापति थे, और इस सेनापति का हार हुआ। ठीक है, इस सेनापति का क्या हुआ भैया, इस सेनापति का हार हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये सिकंदर लोदी ने सुना कि सेनापति हार गया, सेनापति मारा गया और हुमायूं और बैरम खान की विजय हुई, तो जब ये विजयी हुए तो इनकी हौसला दुगुना बढ़ गया। ठीक है, दोगुना हो गया। उसके बाद से फिर इन्होंने ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था वो मई के महीने में हुआ था, और जो ये सरहिंद का युद्ध हुआ वो जून के महीने में हुई, और जून के महीने में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में कौन कौन थे भैया, तो सेम हुमायूं था, जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ सेम वैसे ही सरहिंद का युद्ध हुआ, और सरहिंद के युद्ध में बैरम खान हुमायूं के साथ बैरम खान, जो कि इनके सैनिकों का नियंत्रण कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और इन बैरम खान के साथ कौन था, सिकंदर स्वयं आया। सिकंदर सूरी जो थे, जो सूर्यवंश के अंतिम शासक थे सूर्यवंश के, तो सिकंदर सूरी। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले जो मच्छीवाड़ा का युद्ध मई में हुआ, ठीक है, मई में जो मच्छीवाड़ा 1555 में मई में मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ, उसमें सिकंदर सूरी ने अपने सेनापति को भेजा, जिसमें सेनापति मारे गए। उसके बाद से फिर एक महीने बाद क्या हुआ, जून में सरहिंद का युद्ध हुआ, जो कि बैरम खान हुमायूं के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, सेनापति थे, और सिकंदर सूरी ने क्या किया कि वो खुद आए युद्ध लड़ने के लिए, और उसमें सिकंदर सूरी का हार हुआ। फिर सिकंदर सूरी हार गए। अब जब सिकंदर सूरी हारे, तो उन्हें दिल्ली और आगरा छोड़ना पड़ा। उसके बाद से आगरा और दिल्ली पर पुनः किसका शासन हुआ, फिर किसका कब्जा हुआ, तो हुमायूं का कब्जा हो गया। ठीक है, हुमायूं का फिर से पुनः दिल्ली और आगरा पे फिर से किसका शासन चालू हुआ, तो हुमायूं का। फिर मुगल वंश स्थापित हुआ, फिर मुगल वंश के शासकों का शासनकाल चलने लगा। देखिए, अब जब हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ भैया, तो फिर से पुनः दोबारा राज्याभिषेक हुआ, कहाँ, तो दिल्ली सल्तनत पे। और ये बात पूछी जाती है कि उस मुगल वंश के शासक का नाम बताइए जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो इनका हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए 1555 में, तो ये जब 1555 में युद्ध हुआ था तो कुछ घायल हो चुके थे हुमायूं, तो क्या हुआ कि 1556 में ये एक दीनपना नगर की स्थापना किया। तो दीनपना नगर के, ठीक है, पुस्तकालय से पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर के इनकी क्या हो गई, पुस्तकालय से गिर के इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो अब भैया इनकी मृत्यु हो गई, जब इनकी मृत्यु हुई सीढ़ियों से गिर के, तो उस समय इनके जो बड़े लड़के अकबर थे, अकबर किसके बेटे थे, तो हाजी बेगम कौन थी, मीर बाबा की पुत्री थी, जो कि 1541 में हुमायूं की शादी हुई थी मीर बाबा की लड़की हमीदा बानो बेगम से, और हमीदा बानो बेगम के कोख से 1542 में अमरकोट में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, तो उनके लड़के अकबर का जन्म हुआ। और अकबर जब उस समय जब इनकी मृत्यु हो गई 1556 में, तो उस समय अकबर जो थे, अकबर कितने वर्ष के थे, तो 12 वर्ष 11 माह के थे। और उस समय जब ये 12 वर्ष 11 माह के थे, तो उस समय इनके मृत्यु के बाद से अकबर को राजा बनाया गया। और देखिए, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका मकबरा जो है वो दिल्ली में है। किनकी मकबरा भैया, हुमायूं की मकबरा दिल्ली में है। और किसने बनवाया था इस मकबरा को, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम, जिसे हम हमीदा बानो बेगम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब जो ये दिल्ली का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, इसे मुगलों का मकबरा कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे अधिक मुगल हैं उनको इन्हीं मकबरा में दफनाया गया है।
इसीलिए इनको मुगलों का मकबरा भी कहा जाता है। और इसके बाद से, इनके मृत्यु के बाद से शुरू होता है अकबर का शासनकाल। 1556 से अकबर ने अपने शासन सत्ता को संभाला, उसके बाद से फिर संचालन शुरू किया। तो ये था हुमायूं का शासनकाल। धन्यवाद। फिर आगे हम पढ़ेंगे अकबर।